हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चल रही होगी। इन केस किसी तरह दिक्कत है तो अब बता बता के थक गया हूँ, पर बता ही देता आपका भाई था है और रहने वाला है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या है? आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स लाया हूँ जिनके बेसिस पे हम सीखेंगे कि मार्केट किस तरह से क्या चलने वाला है, किस तरह से उनमें मूवमेंट आता है और आएगा भी तो मूवमेंट क्यों आएगा। ठीक है, मेन हम यही सीखने वाले हैं। ये मत देखना वो स्टॉक में रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ आपको दिखाने नहीं कि इसमें ट्रेड ले लो, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ बेसिक सिंपल चीजें बताऊंगी कि देखो आजकल क्या चल रहा है ना। आजकल वो बहुत ज्यादा चल रहा है जो कुछ हार्ड हार्ड टर्म्स यूज कर दे रहे हैं, ऐसे ये ब्लॉक वो ब्लॉक फलाना ढिमकाना, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट। मैं ऐसा कोई बेइज्जती या किसी के कॉन्सेप्ट को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत मुश्किल चीज है। कहीं ना कहीं देखा जाए सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। पर एक चीज जान लो, ट्रेडिंग जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बस सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा और वो करके बताऊंगा कि कैसे ये हो रहा है, और आपको बाद में खुद ही आप उस पर चेक भी कर पाओगे रिजल्ट उनका, हाँ सच में ये चीज का रिजल्ट आता है नहीं आता है। एकदम सिंपल चीजें हैं, कुछ एकदम मतलब बोला तो अभी पैदा हुआ बच्चा उठ के बोलने लग जाएगा स्टॉक स्टॉक, समझे? ऐसा चीज है, इतना सिंपल, इतना मजा आएगा आपको सीख के। चलो बताता हूँ। तो जो पहले स्टॉक पे हम रिसर्च करने वाली है, एक्चुअली एक रिसर्च है। हम आप ये सीखोगे ना कैसे रिसर्च करते हैं, किसी स्टॉक पे हमको कैसे का ट्रेड लेना, तो क्या क्या चीजें होती है जो हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें जो हमें करना चाहिए। तो पर्टिकुलर आप स्टॉक एनालिसिस कह लो या फिर रिसर्च कह लो, जो आपका मन है ये वीडियो वो कह लो, ठीक है। तो हम आज जिस पे रिसर्च करने वाले हैं वो है AWL। मैं पहले तो थोड़ा करके रखा हूँ पर आपको दिखाऊंगा मैं कैसे क्या करता हूँ। जैसे मैं निफ्टी 500 पे गया, उनमें से ये सारे स्कैन किया। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये निफ्टी 500 इसमें सारे थे, मैंने पूरे सारे स्कैन किए। मुझे एक दो अच्छे स्टॉक्स मिले जो आपको भी बताऊंगा। तो उसमें से एक है AWL। ये क्या है? अडानी विल्मर लिमिटेड, ठीक है। मेरा ये पिक करने का मेन रीजन क्या था ना, पहले एक बार मैं सारे EMAs हटा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी और दिखे अच्छे से। चलो ये भी हटा दिया। हाँ, आपको याद है मैंने कुछ वक्त पहले एक वीडियो या फिर एक रील बनाई जिसमें मैंने गैप थ्योरी बताया था। मार्केट डजंट लाइक गैप्स, मतलब क्या? समझ लो जैसे कि अगर यहाँ पे आपको दो कैंडल दिख रहे हैं, ठीक है, और अगला कैंडल एक गैप अप हो गया, तो आज ना कल ये जो गैप बना है ना, मार्केट इसको फिल करने जरूर आएगा। ठीक है, ये होता है गैप थ्योरी। यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, पहला रीजन ये स्टॉक पिक करने का, हमको एक अच्छा खासा गैप दिखा। दूसरा रीजन, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओ तो आपको क्या दिखेगा? ये मार्केट ये जब अपने आईपीओ के वक्त जहां ओपन हुआ था एग्जैक्ट उस लेवल के आसपास है। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, समझो यहाँ पे मार्केट खुला है, यहाँ से रिवर्स करके धीरे धीरे यहाँ आ गया, आपने जहाँ पे ओपनिंग था उसी के आसपास, तो यहाँ से अगर वापस बाउंस बैक करता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले वो, फिर मैंने आपको सिखाया था वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने ये गैप को भी वापस से आपको दिख रहा था, गैप भी फिल कर दिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेरा भाई मैं क्या तोतला हो रखा हूँ। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने सारे जितने इंपॉर्टेंट चीज थे मैंने इस पर्टिकुलर चार्ट पे मार्क कर लिए। तो मेरे को क्या मिल गया? मेरे को एरियाज मिल गए जहां जहां पे ये मार्केट वेट कर सकता है, जहां पे ये मार्केट कुछ वक्त के लिए पॉज ले सकता है, वो सब एरियाज मेरे को मिल गए। अब मेरे को क्या करना है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे, अब दूसरी चीज मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये एक सर्टेन रेंज में बहुत दिन से फंसा हुआ है। अब इसे रेंज कह लो, किसी को ये डब्ल्यू दिखेगा, किसी को ये हेड एंड शोल्डर्स दिखेगा, सबका अपना अपना है। आप जो समझना चाहो, जैसे आप इसे हेड एंड शोल्डर्स भी कह सकते हो, ठीक है, कि अब यहाँ पे ये एक शेकआउट या फिर एसएल हंटिंग कह लो, जिनको जो कहना। अब यहाँ से ये निकलेगा। एसएल हंटिंग क्या होता है? मतलब एक ऐसा कैंडल जिनकी स्टॉप लॉसेस थे उन्होंने सब खाया, ओपन कहाँ हुआ? इतना नीचे, यहाँ से जिनके जिनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, ये पर्टिकुलर कैंडल उस स्टॉप लॉस को ले लिया और वहां से सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? एक रेंज पे दिख रहा है। मार्केट बार बार इस जो रेजिस्टेंस है ना, बार बार इस पे बहुत ज्यादा आके रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन नीचे आ जा रहा है। तो एक ना एक टाइम ऐसा है कि जब ये रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा, तो हमने ये एरिया जो है इसे पर्टिकुलरली मार्क कर लिया। मैं ये हटा हटा देता हूँ। हाँ, मैं ये एरिया को मार्क कर लिया कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैंने ये कुछ वक्त पहले दिया भी था, अब तक इस पर एंट्री आई नहीं है। तो जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा, हम क्या समझ सकते हैं कि हाँ, रेंज का ब्रेकआउट हमेशा एक अच्छा चीज होता है। जिस साइड का ब्रेकआउट होता है चांसेस वही है कि मोमेंटम
उसी तरफ ले जाएगा स्टॉक को। तो ब्रेकआउट अगर ऊपर की ओर होता है तो चांसेस क्या है यहाँ से मार्केट जाए, पहला कहाँ जा सकता है, जितने भी गैप जो एरिया है उनको फिल करेगा, और उसके बाद फिर मेजरली जो रेजिस्टेंस वाले एरिया है अब उनके पास थोड़ा अटकेगा, हो सकता है यहाँ से जाए, वो दिखाता हूं, समझ लो यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे इजीली यहाँ तक पहुंच गया, पर यहाँ पे कुछ वक्त तक फिर अटक जाए, फिर इसको गैप पे तोड़े फिर ऊपर चला जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे ही आ जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज रहती हैं, समझ गए। अब हमें चलो फंडामेंटली ये टेक्निकली तो हमने ये चेक कर लिया, और मुझे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो जितने सारे चीज दिख रहे हैं इनका ब्रेकआउट वेकआउट सब बढ़िया होता है भाई। तो समझ गए। अब मुझे यहाँ क्या दिखा, टेक्निकली मैंने हर चीज समझा, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करके दिखा देता हूँ हमने क्या किया। मैं निफ्टी 500 पे गया, वहां से मुझे ये स्टॉक दिखा, क्योंकि ये इसमें क्या मेरे को सबसे पहले चीज दिखा, गैप। मैंने वो गैप देखा, मेरे को लगा यहाँ शायद कुछ अप्लाई कर सकता हूँ, गैप देखा, उसके बाद दिखा कि ये बहुत देर से एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ये जितने गैप है वो फिल होंगे, तो कम से कम इतना तो श्योर है यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाएगा अगर ब्रेकआउट हुआ तो। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर ब्रेकआउट हुआ तो 297 से उठ के कहां तक जा सकता है, 321 340 तक इजीली मार्केट जा सकता है। मार्केट के ये AWL स्टॉक है जो ये जा सकता है। अब मैं ये रिकमेंडेशन या ये नहीं कह रहा हूं कि आप ले लो, हो सकता है यहाँ से गिर भी जाए, लेकिन आज तक जैसा हुआ, जितना मैं प्रैक्टिस किया हूँ, सिंपल सिंपल चीजों के थ्रू मैं गया हूँ, उसमें से यही मेरे को बताता है ये होने वाला है। तो पहला तो ये हुआ। अब एक बार ना हम इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, AWL, आपको वो भी सिखाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं फंडामेंटल, स्टॉक पी क्या देखना है, पी कितना होना चाहिए। पी हमेशा हम इंडस्ट्री पी से चेक करते हैं, इंडस्ट्री पी कितना है, 26 का, मतलब इंडस्ट्री पी मतलब क्या है, इसके सेक्टर में जो और भी स्टॉक्स हैं उनका एवरेज में जो पी आता है ना वो होता है इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी क्या दिख रहा है हमको, 26, स्टॉक पी क्या 29, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर नीचे है, तो इतना अब होता है, ठीक है। पर अगर नीचे रहे तो और बेस्ट। देखो एक सच्चाई बताऊं, स्टॉक को जाना होगा ना तो फंडामेंटल्स होता है, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो ना तो टेक्निकल सबसे बेस्ट होता है, बाद में फंडामेंटल्स आएगा। आपको टेक्निकली पहले पता चल जाएगा मार्केट में क्या होने वाला है, उसके बाद फंडामेंटल्स में आपको चेंजेस दिखेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस में। हाँ, लॉन्ग टर्म रन के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से इन डेप्थ कंपनी के एनालिसिस करना होगा कि कंपनी करती क्या, आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर गोल्स क्या, कंपनी के आगे क्या क्या और नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, हर एक चीज है, ठीक है। और जैसे कि इसमें क्या दिख रहा है ना, मेरे को बहुत दिन से मार्केट ये नीचे नीचे फॉल कर रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया ना तो हो सकता है यहाँ पे एक टर्न अराउंड फेज आ जाए, एक 4 साइकिल का फेज होता है जो मैं आपको कभी ना कभी अगली वीडियो में या हो सकता है आज एक रील में बता दूं। तो रेडी रहना आज रील के लिए भी। देख क्या इंटीग्रेशन करता हूँ भाई, थैंक यू। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो ROC देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये इक्विटी क्या होता है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी मतलब जितना मैंने टोटल कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी उसमें कितना रिटर्न आ रहा। एक होता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जितना हम लगाए हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इक्विटी पे, और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जितना हम डाले उस पे, समझ गए। तो ये सब हमें ध्यान से देखना, पर देखो इसमें वो सब उतना अच्छा नहीं है, कहीं माइनस में है। सेल्स ग्रोथ हमेशा 25 से ज्यादा होना चाहिए, एवरेजली 25 से ज्यादा होना चाहिए। क्वार्टरली ग्रोथ भी जितना ज्यादा हो, देखो क्वार्टरली एंड सेल्स ग्रोथ, अब नई कंपनी है तो जरूरी नहीं 25 दिखे, तो हमें क्या देखना, बढ़ता हुआ चाहना चाहिए। तो हम कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, धीरे 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 करके आए, हम आ गए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे क्या देख रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं। दिसंबर 2021 में 13,000 का सेल्स था, फिर 14,000 हुआ, 13 14 13 14 12 नीचे आने लगा, फिर एट देन 13 13 करके दिसंबर में 16,491 करोड़। भाई मैं ये 16,000 हिंदी में बोलता, फिर 491 इंग्लिश में, तो मैं चूती हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना, मैं चूती हूँ ये नहीं, ग्रो करना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन प्रॉफिट हमें कहाँ दिख रहा है, ये भी यहाँ पे, क्या ये ग्रोइंग है, एग्जैक्टली ग्रोइंग है, ये अच्छी चीज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये भी ग्रोइंग है, ये भी अच्छी चीज है। नेट प्रॉफिट ग्रोइंग है, बहुत बढ़िया चीज है। अब आते हैं, ओ भाई क्या बाल है मेरे। अब आते हैं एक बार बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या देखने मिलता है कि कंपनी पे कोई डेट है कि नहीं, कंपनी के पास औकात है कि नहीं पैसे बचाने की। अब मैं बताऊंगा औकात वाला बात क्यों यूज किया। पहले देखते हैं इक्विटी कैपिटल, कंपनी का क्या है, कैपिटल कितना है इस पे, 130 का है, करोड़ में रहता है ये सब नंबर, तो सही है, ठीक है। रिजर्व मतलब क्या हो गया, आपके पास कितने पैसे बचे हैं, ठीक है। पैसे बचे इन सेंस समझो मैं एक नया फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब उस फैक्ट्री पे किसी तरह से इमरजेंसी हुआ, वो फैक्ट्री पूरा बर्बाद हो गया,
तो जो मुझे उसे वापस बनाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे रखे कि नहीं, मतलब अलग से हम अपने पैसे रखते हैं सेविंग, जो इन केस किसी चीज में दिक्कत हुई तो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमेशा ज्यादा हो तो अच्छा है। 8,000 इतना है, बहुत बढ़िया। बोरोइंग, बोरोइंग मतलब क्या, डेट। डेट हमेशा कम होना चाहिए। अब लोन बढ़ता रहेगा तो दिक्कत होगा ना, तो यहाँ पे डेट हमें कम होता हुआ दिख रहा है। पर अब कुछ कुछ सिनेरियो में ना डेट कम भी हो तो चले, मतलब बढ़ता हुआ भी हो तो चलेगा। जैसे कि अगर कंपनी अपना केपेक्स बढ़ा रही हो, केपेक्स इन सेंस कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही हो, नए नए जगह पे बिल्डिंग ले रही है, बना रही है, जगह ले रही है, अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर रही है, तो उसके लिए क्या होता है ना, केपेक्स जरूरी पड़ता है। केपेक्स को अब इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं रिजर्व में, तो हमें लोन लेना पड़ता है, तो वो उस वजह से दिखता है। ठीक है, समझ गए? सिंपल एकदम बच्चे की तरह, क्यों बोरोइंग जरूरी है और क्यों बोरोइंग कम होनी चाहिए और किस किस चीजों में हम बोरोइंग इग्नोर कर सकते हैं अगर केपेक्स बढ़ रहा हो तो। समझ गए? अब आते हैं टोटल लाइबिलिटीज कि इससे लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होता है। लाइबिलिटीज और एसेट्स बताओ, कोई तो बताओ। लाइबिलिटीज मतलब खर्च, एसेट्स मतलब जिससे हमें आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल में बता रहा हूं, आपने एक कार खरीदा, आपने एक ट्रक खरीदा। आप कार अपने पर्सनल यूज के लिए रखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको उसको मेंटेन करना होगा, तेल भराना होगा, साफ सफाई सब चीज करना होगा, तो इसके लिए आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। पर वही ट्रक में क्या है, आपने ट्रक लिया तो अब ट्रक आप चलवाओगे, ये अपना ही चलेगा, इससे कुछ पैसे आएंगे। समझ लो आप 50,000 रुपये एक ट्रक से बना रहे हो महीने के, 30,000 रुपये ये क्या कर दिया अपना ईएमआई में चल गया, 10,000 रुपये इसके मंथली खर्च, तब भी आपके पास 10,000 रुपये बच रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एसेट हो गया, और ये क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। तो वही लाइबिलिटी और एसेट यहाँ पे बताया गया है। टोटल लाइबिलिटीज के कितने, 20,800 करोड़ के, एसेट्स कितना है 20,800 इतने करोड़ के। वाओ, सेम, वेरी गुड। वैसे ये सेम ही होता है, सही बताओ तो लाइबिलिटी एसेट्स इनके अलग ही है, क्योंकि देखो रिजर्व एसेट्स के रूप पे आता है, लाइबिलिटी के रूप में बोरोइंग आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट एंड ऑल लगता है उस पर। सिंपल। कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे? कैश ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब जो काम चल रहे उनमें तो पैसे लगेंगे, यहाँ लगेंगे, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैश ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाँ इन्वेस्ट होनी चाहिए, एकदम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं हुआ। कैश फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां इंटरेस्ट एंड ऑल लगता है वहां पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंपल बताओ तो प्लस प्लस माइनस, सिंपल। ठीक है, यही हो रहा, प्लस प्लस माइनस, पर यहाँ एड एंड जो नंबर आना चाहिए प्लस में आना चाहिए, तो ये माइनस में तो थोड़ा सा डगमा है। अब आता है जो मेन बहुत मजेदार चीज है, जिसके थ्रू पे हम समझ सकते हैं कि इसमें जरूर कुछ अच्छी बाइंग आएगी। अब चलो आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपको एक कार है ना, एक कार है, ठीक है, आपको इसको धक्का देना है, ठीक। अब आप कार को अकेले तो धक्का नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, आप छोटे बच्चा कोई अकेले धक्का नहीं दे पा रहे, लेकिन वही उसके पप्पा आ गए। अब बोले हाँ मैं हेल्प करता हूँ, अब उसके पप्पा हाथ लगाएंगे तो ये कार तो हिलेगी, हिले क्या है, चली जाएगी, जहां धक्का देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं दे सकता है। बस ये एग्जांपल याद रखना। तो एफआईआई और डीआईआई हमारे लिए वही है, हम रिटेलर्स की कोई औकात नहीं, 1 इंच भी स्टॉक मार्केट या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हिला नहीं सकते, ठीक है। पर यही एफआईआई एंड डीआईआई जिस स्टॉक पर एंट्री करेंगे ना, वहां पे आपको लंबी लंबी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स दिखने मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज है, हमें देखना है क्या दिसंबर के बेसिस में, मतलब हमें पिछले दो तीन क्वार्टर से चेक करना है कि इस क्वार्टर में एफआईआई एंड डीआईआई बढ़े। सबसे पहले प्रमोटर्स, देखो प्रमोटर्स घट रहे हैं, ये बहुत खराब चीज होती है, ठीक है। मतलब जिनकी कंपनी अगर वही बेच के निकल रहे, मतलब उनको कुछ तो पता होगा तभी वो बेच रहे हैं कि हाँ भाई मेरी कंपनी इसमें कुछ खराब होने वाला है, इस वजह से हम बेच के निकल लेते हैं। लेकिन अब ये प्रमोटर्स बेच किसको रहे हैं, एफआईआईज एंड डीआईआईज। आप देख रहे हैं एफआईआईज लगभग 4.5% या 3.5% के करीब का स्टेक करता, बहुत बड़ा चीज है 3.5%, और डीआईआईज 8 या लगभग 9% मान लो, तो ये और भी बड़ी चीज है। 9% छोटा मोटा चीज होता है। अब पब्लिक भी थोड़ा मोड़ा खरीदे, यहाँ पे पब्लिक अगर घटे ना तो समझ जाओ यहाँ फायदा होने वाला। क्यों? क्योंकि जब भी किसी एफआईआईज को स्टॉक बढ़ाना होगा ना, तो हम जैसे रिटेलर्स को आराम से हम जैसे रिटेलर्स को निकालने की कोशिश करिए। क्यों? क्यों हमें निकालेगी, उनके पास ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस आएगा, उनके पास ज्यादा स्टॉक आएंगे जहां से वो बाय करके और अच्छा मोमेंटम जनरेट कर सकते हैं। सिंपल। कितना प्यार से बताया हूँ भाई, अब इसमें ये नहीं समझ आएगा तो कैसे होगा। तो एग्जैक्टली वही चीज आपको यहाँ दिखेगी। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये समझ लो यहाँ पे एसएल हंटिंग हो गई, वैसे ही कोई एफआईआई ने नीचे करवाया, वहां उठवा दिया, निकलो सब। एक दो बार यहाँ पे हो सकता है और एसएल हंटिंग देखने को मिले, यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बना है, और जब इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको एक ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो समझ के अब मैं आपको एक बस एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप कैसे सिर्फ चार्ट्स देखोगे ना तो आपको उसमें भी समझना सीखने मिलेगा। हाँ भाई ये चीज मैंने देखा है,
ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा, हो सकता है दोबारा हो, ठीक है। पहले ये दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक देख लो, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, ये स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर एक सडन रन आया कुछ वक्त तक साइडवेज, एक शेकआउट या फिर एसएल हंटिंग कह लो, निकाला, उसके बाद ये स्टॉक भाग पड़ा। अब एग्जैक्ट चीज आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रही है, ध्यान से देखो, एक डाउनफॉल, एक फिर रन आया, फिर साइडवेज शेकआउट, अब वापस से यहाँ पे ये एक रेंज में आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक रेंज का ब्रेकआउट हो, आपको एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिले। तो ये बताने का रीजन क्या था, ये बस बताने का इसलिए रीजन था, आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो ना तो बस स्टॉक्स को देखते रहो ना कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप किस तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे हो मार्केट में क्या हो रहा है, कंडीशंस ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मार्केट सिचुएशन ऑब्जर्व कर पा रहे हो। जैसे कि अभी 90 डेज टेरिफ पर है, अब उस पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हो सकता है 90 डेज टेरिफ से, क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। आप जो रील और ये स्क्रॉल करते हो, रील भी करो, पर उसमें ढूंढो कि क्या क्या सिखाने, कुछ कुछ क्या बता रहा है, किस तरह का सही सही लोगों को कोशिश करो फॉलो करने के लिए, जैसे मेरे आपके भाई को करो ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आएगा कि मार्केट कंडीशंस क्या है, सबका सोच क्या है, आपका सोच क्या है, सब किस तरह से सोच रहे हैं, आप किस तरह से, और कोशिश करो सबको एक साथ अलाइन करने का, सही वे में जाने का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप एक दिन में नहीं सीखोगे, पर कोशिश करना होगा, ठीक है। समझ है, सिंपल है। तो आप इसको आराम से, ट्रेड नहीं लेना है आपको, बस ऑब्जर्व करना है, अभी सिखाया था, ठीक है। तो किसी तरह का दिक्कत होगा तो आपका भाई है ही, और वीडियो को प्लीज भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो, और भाई हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर दो प्लीज भाइयों, प्लीज। चलो, तो किसी तरह दिक्कत होगा तो भी आपका भाई खड़ा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो ठीक है, ओके बाय।